360 में अमरीकी रियासत टेक्सास में तारीखी बर्फानी तूफान से मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम। माइंडफुलनेस क्या है और ये डिप्रेशन में किस तरह मददगार साबित हो सकता है, जानिए आज के शो में। अफगान ख़वातीन सहाफ़ी ख़तरात के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा रही हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं नीलोफर मुगल। अमेरिका की दूसरी बड़ी रियासत टेक्सास में तारीख के बदतरीन बर्फानी तूफान और जमा देने वाली सख्त सर्दी ने दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रियासत में मुसलसल 5वें रोज़ भी लाखों घरों और कारोबारों को बिजली और पानी की बंदिश का सामना रहा। अगरचे तकरीबन 4 रोज़ के बाद अंदाजन 25 लाख सारिफीन के लिए बिजली बहाल हो गई। जुमेरात के रोज़ भी 5 लाख से ज़्यादा सारिफीन बिजली से महरूम थे। शदीद सर्दी के बायस रिहायशी इलाकों को पानी मुहैया करने वाले पाइप्स में या तो पानी जम गया या फिर पाइप्स फट गए। पाइप्स को फटने से बचाने के लिए हुकाम की जानिब से लोगों को अपने घरों में पानी के नल के बंद रखने की दरख्वास्त की जा रही है। तकरीबन 70 लाख शहरियों को नोटिस जारी किए गए हैं कि वो पानी उबाल कर पिएं। टेक्सास के रिहायशियों की एक बड़ी तादाद घरों में खुद को गर्म रखने के लिए गैर महफूज तरीके इस्तेमाल करने पर मजबूर हुई है। रियासत के सबसे गुंजान आबादी वाले शहर ह्यूस्टन के हुकाम के मुताबिक उन्हें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और दूसरे हादसात की एक बड़ी तादाद से निपटना पड़ रहा है। अगरचे टेक्सास के लिए ऐसा शदीद सर्द और बर्फानी मौसम गैर मामूली है। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इस हफ्ते बर्फबारी, सर्द तूफानों और शदीद सर्दी की वजह से अमरीका भर में कम अज़ कम 30 अफराद हलाक हो गए, जिनमें से कम अज़ कम 20 टेक्सास से हैं। टेक्सास में अहदेदारों के मुताबिक लोग एक तरह से इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। हमारे साथी साकिब आफरीदी ने इस रियासत के शहर डैलस में कुछ अफराद से उनकी परेशानियों के हवाले से बात की, जिनका उन्हें सामना है। मौसम इंतहाई ख़राब है। मैंने ऐसी बर्फ़बारी और जमी हुई बर्फ़ यहाँ कई सालों में नहीं देखी। मेरे अपार्टमेंट की बिजली चली गई। मैं एक दिन वहाँ रहा, लेकिन फिर मेरे लिए सर्दी बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया जिसके घर में बिजली थी, और यूँ मैं वहाँ रहा। कई दफ़ा देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्नो है, बहुत ज़्यादा सर्दी है और लाइट और पानी का मसला हो रहा है और होटल्स के रूम्स भी सारे फुल है। और आप जैसे देख रहे हैं पानी में स्नो उठा के लेकर जाता हूँ, इसको मेल्ट करके इसका पानी का इस्तेमाल करता हूँ। हम बिल्कुल रिफ्रेन करें गाड़ी चलाने से, घर पे ही रहे, क्योंकि एज यू नो रोड्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। पूरी दुनिया में शदीद और इंतहाई गैर मुतवक्को मौसम एक आम सी बात होती जा रही है। बहुत ज़्यादा बारिशें, खुश्क साली, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड और बर्फ़बारी, जैसा कि हमने रियासत टेक्सास में देखा। वॉइस ऑफ अमेरिका से असदुल्ला खालिद ने माहौलियाती तब्दीली के माहिर डॉक्टर शकील सगीर से जानने की कोशिश की, क्या वो इसे माहौलियाती तब्दीली का असर समझते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से है। क्लाइमेट चेंज और लोग कंफ्यूज होते हैं क्लाइमेट चेंज और वेदर में। वेदर जो है वो एक बहुत ही छोटे से पीरियड में, लाइक within weeks, within months और within a year, जो चीज़ हम देखते हैं कि आया वो गर्मी बहुत ज़्यादा है या सर्दी बहुत ज़्यादा है, उसको हम वेदर कहते हैं। लेकिन जो ट्रेंड चेंज होता है वो हम क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। अगर हम ये देखें कि और इन क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर हम जैसे आज टेक्सास में जिस तरीके की ठंड है, जो कि पहले बहुत ही नहीं ख्याल के कभी हिस्ट्री में इस तरह की स्नैप फ्रीजिंग हुई हो इतने ज़्यादा गर्म एरिया में, उसकी बेसिक वजह जो है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से हम टेम्परेचर रेस हो रहा है ग्लोबली, उसकी वजह से जो पोलर वॉर्टेक्स है उसमें तब्दीली आती है, जिसकी वजह से जो एयर जो कि सिर्फ और सिर्फ पोलर रीजन में जो है वो कन्फाइंड रहती है, उस जब नीचे का एरिया जो है जहाँ लैंड जो है वो जब गर्म होता है तो वहाँ से गर्म हवा जो है वो ऊपर उठती है और वो वॉर्टेक्स को पोलर वॉर्टेक्स को इम्पैक्ट करती है। पोलर वॉर्टेक्स को इम्पैक्ट करने की वजह से ये होता है कि जो पोलर कैप जो है, जो कि एक एयर गुजरती है उसके इर्द गिर्द
ईस्ट टू वेस्ट काउंटरवाइज चल रही होती है पोलर पे, वो जो है वो डाउन आना शुरू हो जाती है, और जो लैंड के एरिया है, जो ज़मीन है जैसे टेक्सास तक पहुंच जाती है या उससे भी नीचे पहुंच जाती है। और यही वजह है कि हम आज जो टेम्परेचर हम देख रहे हैं टेक्सास में बहुत फ्रीजिंग, और ना सिर्फ टेक्सास, बस हम यही फिनोमेना जो है वो हम मुख्तलिफ एरियाज में देख रहे हैं, इवन मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में। ग्लोबली अगर हम देखें तो दुनिया इसके लिए तैयार है, हुकूमतें इसके लिए तैयार हैं, उनकी प्रिपेयर्डनेस के हवाले से, उनकी आगाही के हवाले से, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनका शायद इतना बड़ा रोल नहीं है इस पूरी खराबी में जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको तो कॉस्ट सबसे ज्यादा बेयर करना पड़ेगी। बहुत अच्छा सवाल है। लगता है कि हम शायद उस तरफ जा रहे हैं। देखना ये है कि जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं और मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं, जो कि ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इसको किस तरीके से हैंडल करती हैं। कुछ फर्क पड़ेगा वेदर, आपने जिस तरह से कहा कि बड़ा छोटा सा कंपोनेंट है इसका, तो वेदर पे कुछ फर्क पड़ेगा अगर ये होता है तो? वेदर पे फर्क पड़ेगा, लेकिन हम इस फर्क को, ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर हमें कोई फर्क नजर आए। दिस विल बी इन 10 years, 15 years, 20 years। ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये है कि जब हमारी ज़ाहिर है कि 70% जो स्पेस है अर्थ की वो ओशन है। जब ओशन गर्म होता है तो ज़्यादा इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, और वो जब इवेपोरेशन होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी ऐसी जगहों पे जहाँ की पहले कम बारिश होती है। और दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। और बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में नेटो इत्तेहाद में शामिल ममालिक के वज़राए दिफा का 2 रोज़ा इजलास एहतिताम पजीर हो गया। इस इजलास को ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान से नेटो के अफवाज के इनखला से मुतालिक किसी फ़ैसले के हवाले से इंतहाई गौर से देखा जा रहा था। नुकबत मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नुकबत, दोहा में होने वाले US तालिबान मुआहिदे के बाद अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला 1 मई को होना तय पाया था। नेटो ने इस डेडलाइन पर कमेंट करने से इनकार किया है। क्या वजह बताई जा रही है इसकी? जी, नेटो ने इस पे कमिट करने से इनकार किया है। नेटो का कहना है, नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने कहा है कि उन्हें तज़ब्ज़ुब का सामना है और उन्हें कोई आसान ऑप्शन इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। उनका कहना है कि अगर वो 1 मई के बाद अफ़गानिस्तान में रुकने का फ़ैसला करते हैं तो इस सूरत में उनकी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ हमलों और तशद्दुद का ख़तरा बढ़ जाएगा, और अगर वो अफ़गानिस्तान से इनखला का फ़ैसला करते हैं तो उस सूरत में उन्हें ये ख़तरा होगा कि अब तक उन्हें जो कुछ हासिल हुआ है वो उसे खो देंगे। लेकिन साथ ही स्टोल्टनबर्ग ने ये उम्मीद जाहिर की है, उन्होंने कहा है कि वो तवक्को कर रहे हैं कि तालिबान तशद्दुद में कमी ज़रूर करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी अफवाज और नेटो के जो गैर लड़ाका मिशन है उसकी सरबराह ने कहा है कि तालिबान की तरफ से अब बहुत ज़्यादा तशद्दुद में इजाफा हो चुका है, और मार्च में जो है उनकी तरफ से मज़ीद हमलों का ख़तरा जो है वो बढ़ जाएगा और बढ़ रहा है। और साथ ही इस इजलास में इत्तेहाद ने ये मुतालबा किया है तालिबान से कि वो नेक नियति से बातचीत में शरीक हों। जी नुकबत, आपने तालिबान की बात की, तो तालिबान और अफगान हुकूमत की जानिब से इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है इस वक्त? जी, अफ़गान हुकूमत ने रद्द-ए-अमल ज़रूर दिया है। नेटो के इजलास में इस बात पे किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंचना कि अफ़गानिस्तान से वो फ़ौज का इनखला करेंगे या नहीं, अफ़गान हुकूमत ने कहा है कि वो इस बात का खैर मकदम करते हैं, और अफ़गान सरकारी हुकूमत के सरकारी तर्जुमान के मुताबिक अफ़गान हुकूमत ये कह रही है कि नेटो की तरफ से अफ़गान सरकारी अफवाज की तरबियत जारी रखना और अफ़गानिस्तान से जल्दी ना निकलने का फ़ैसला करने का वो खैर मकदम करते हैं। तालिबान की बात अगर की जाए तो दोहा में जो पिछले साल मुआहिदा हुआ था उसके मुताबिक गैर मुल्की अफवाज का इनखला 1 मई को होना था, और उसके ना होने की सूरत में तालिबान ने शदीद हमलों की धमकी दी है। इसके साथ साथ ये बताती चलूँ कि तालिबान के जो साबिक कमांडर है अहमद शाह मसूद, उनके भाई हैं अहमद वली मसूद, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी बातचीत करते हुए ये कहा है कि दोहा में जो मुआहिदा अमन बातचीत का हुआ था उसके
مسودے پر اگر بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ نظر ثانی کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کا پورا حق ہے، لیکن یہ نظر ثانی امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہونی چاہیے. جی نیلوفر. بہت شکریہ نخبت. امریکی حکومت اور افغان حکومت کے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ایک موضوع جو بار بار زیر بحث آیا ہے وہ ہے خواتین کے حقوق کا تحفظ. افغانستان کے شمالی صوبے بلخ میں 7 روزہ اخبار خورشید بلخ تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، جس کی بنیاد ایک خاتون صحافی نے ڈالی. اس میں کام کرنے والی بھی صرف خواتین ہی ہیں. اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق 2018 سے گزشتہ ماہ تک افغانستان میں 65 صحافی اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن ہلاک ہو چکے ہیں. ملک کے کئی علاقوں میں صحافیوں کے خلاف دھمکیوں کے باوجود اس اخبار میں کام کرنے والی خواتین اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں کیسے نبھا رہی ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. افغانستان کے شمالی صوبے بلخ کے دارالحکومت مزار شریف سے جاری ہونے والے 7 روزہ اخبار خورشید بلخ یا بلخ کا سورج مقامی اور علاقائی خبریں شائع کرتا ہے. اخبار کی بانی اور مینیجنگ ایڈیٹر ندا عزیزی کہتی ہیں کہ صرف خواتین کے ذریعے چلنے والے اس اخبار سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آزادانہ اور بغیر کسی مدد کے کام کر سکتی ہیں. وہ ہزینہ شخصی فال کر دیں. میں نے اپنے پیسوں سے یہ ہفتہ وار اخبار جاری کیا اور اب بھی اسے ذاتی رقم سے چلا رہی ہوں. اگر اشتہارات مل جائیں تو اس سے کچھ اخراجات پورے کرنے میں مدد مل جاتی ہے. ندا دیگر 2 صحافیوں کے ساتھ کام کرتی ہیں. میڈیا کے خلاف حملوں میں اضافے کے باوجود وہ سب مل کر ان دقیانوسی تصورات کو بدل رہی ہیں جو معاشرے میں عورت کے کردار کا تعین کرتے ہیں اور رپورٹنگ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. افغان جرنلسٹس سیفٹی کمیشن کے مطابق 2020 میں میڈیا کے خلاف تشدد میں 26% اضافہ ہوا. گو کہ اس اخبار کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. ندا کہتی ہیں کہ لوگوں کو اسے خریدنے پر آمادہ کرنا مشکل ہے. 3 یا 4 بار ایسا ہوا کہ کسی نے یہ اخبار مستقل بنیادوں پر وصول کرنا چاہا، لیکن جب ہم نے اس کی قیمت کی بات کی تو انہوں نے اسے نہیں خریدا. لوگ اسے پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن پڑھنے کی قیمت ادا نہیں کرنا چاہتے. کلچر اور انفارمیشن کے صوبائی ڈائریکٹر مطیع الرحمان کریمی کہتے ہیں کہ ان کے صوبے میں خواتین کے لیے اچھے مواقع موجود ہیں. خوشبختانہ بلخ ان صوبوں میں سے ایک ہے جہاں خواتین کے پاس مختلف شعبوں میں کام کرنے کے مواقع ہیں، بالخصوص میڈیا میں، جہاں اکثر سرکاری اور پرائیویٹ میڈیا اداروں میں ملازمین خواتین ہیں. بلخ صوبے میں ایک 7 روزہ اخبار اور 3 ریڈیو اسٹیشنز خواتین صحافی چلا رہی ہیں. یہاں ٹی وی اور ریڈیو میں کام کرنے والی خواتین کی تعداد بھی دیگر صوبوں کی نسبت زیادہ ہے. انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں کہ اس وجہ سے خطے کی تمام خواتین کو اپنی آواز اٹھانے میں مدد ملتی ہے. جن مسائل اور مشکلات سے خواتین گزرتی ہیں اور جس قدر تشدد کا سامنا کرتی ہیں مرد نہیں کرتے، اس لیے خواتین کے لیے میڈیا میں اہم اور قابل قدر کردار ادا کرنا ضروری ہے. سیکیورٹی کے خدشات اور ثقافتی چیلنجوں کے باوجود خورشید بلخ میں کام کرنے والی صحافیوں کا کہنا ہے کہ وہ اہم اور ایسے مسائل اجاگر کرتی رہیں گی جن پر کم بات کی جاتی ہے. گل رحیم نیاز من کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. ڈپریشن اور انزائٹی اکثر بالغ اور بڑی عمر کے افراد کے مسائل سمجھے جاتے ہیں. بچوں میں اکثر ان مسائل کی علامات نظر انداز ہو جاتی ہیں. آخر وہ کیا علامات ہیں جن پر نظر رکھ کر آپ اپنے بچے کو بروقت مدد فراہم کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں لائیو 360 جو پیش کرتی ہیں صبا شاہ خان. میں نے محسوس کیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اپنے اندر تنہائی محسوس کرنا شروع اس نے کر دی ہے. بہت ساری ایکٹیویٹیز میں اس کو میں بلاتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا تھا، جیسے وہ پہلے ایکٹیو تھا اس طرح نہیں رہا. تو اب ان ساری باتوں کے ساتھ مجھے تھوڑی پریشانی ہونا شروع ہوئی کہ کیا ہوا کہ اتنا بیزی بچہ، اتنا شائننگ بچہ جو ہے وہ تھوڑا ڈل بھی ہو گیا اور وہ تنہا رہنا شروع ہو گیا. سنوبر ملک نے جب پہلی بار اپنے بیٹے طلحہ کے مزاج میں تبدیلی محسوس کی تو اس کی عمر 13 برس تھی. پاکستان کی کل آبادی میں سے 53% یعنی تقریباً 11 کروڑ 19 سال سے کم عمر بچے اور نوجوان ہیں. 2017 میں آخان یونیورسٹی کی جانب سے اسکول جانے والے 450 نوعمر بچوں اور نوجوانوں کے ایک مطالعے میں تقریباً 24% میں سوشل انزائٹی یا معاشرتی اضطراب پایا گیا، جس سے مطالعے کے مطابق ان کی زندگی پر منفی اثر دیکھا گیا.
बल्कि एक मीटिंग कर लेते हैं। सनोबर मलिक खुद एक सोशल वर्कर हैं। उन्होंने अपनी 2 सीनियर कॉलीग से मदद ली, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से वालिदैन अपने बच्चों में एंग्जाइटी की अलामात नहीं समझ पाते। जब बच्चों में गुस्सा आता है तो माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चा एकदम उसका मूड क्यों चेंज हो रहा है। वो साइन ऑफ डिप्रेशन इन चिल्ड्रन, एंगर ज़्यादा होता है, फ्रस्ट्रेशन, मूड इश्यूज होते हैं। इस तरह बच्चा अगर कमरे में बंद रह रहा है 5, 6, 7 साल का, अपना इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है उसमें एंग्जाइटी का एलिमेंट चल रहा हो सकता है उसको बुलिंग की गई हो। बहुत से पेरेंट जो हैं वो एक बड़ा अथॉरिटेटिव एटीट्यूड कर लेते हैं, जिस तरह के पुलिस मैन घर में है। तो जितनी बच्चे को सपोर्ट देंगे उतना बच्चा कॉन्फिडेंट होगा। तो कम्युनिकेशन इज़ वाइटल। हमें जब नज़ला ज़ुकाम होता है, हमें बुखार होता है, तो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस अपने माइंड सेटअप को चेंज करें कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो हम पागल हैं। नहीं, पागल नहीं हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 26 करोड़ से ज़्यादा अफराद डिप्रेशन का शिकार हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तशख़ीस होने वाला नफ्सियाती मसला है ये। साइकोथेरेपी और अद्वियात के अलावा एक तरीक़ेकार जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की शिद्दत कम करने के लिए मकबूल हो रहा है वो है माइंडफुलनेस। योगा से जुड़े इस तरीके में जहन को कुछ देर के लिए किसी एक नुक्ते पर मुर्तकिज़ करके माजी के दुखों और मुस्तकबिल के खदशात से दूर किया जाता है। सादिया ज़ेब रांझा हमें मिलवा रही है माइंडफुलनेस को अपनाने वालों से, जो कहते हैं कि इस तरीक़ेकार ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। वो कैसे, आइए देखते हैं। And you can do that. I had learned all these things in getting a PhD, but I hadn't learned how to manage my own mind. ये पॉलिटिकल फिलोसोफर डॉक्टर नेट क्लैम्प हैं, जिनका ख्याल था कि आला तालीम उन्हें अच्छी जिंदगी गुजारने के गुर सिखाएगी, लेकिन बकौल उनके ऐसा हो न सका और फिर 12 साल पहले मोटरसाइकिल के एक हादसे के बाद वो डिप्रेशन में चले गए। उस हादसे के असरात और मुस्तकबिल के बारे में खदशात से निजात के लिए नेट ने माइंडफुलनेस में पनाह ढूंढी। So mindfulness really became a core practice for me. माइंडफुलनेस मेरे लिए एक अहम मश्क बन गई, जिससे मेरा अपने जहन और जिस्म पर ज़्यादा इख्तियार हो गया और कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के अलावा मैं बिला वजह के तफक्कुरात से हटकर उन चीज़ों और लोगों पर तवज्जो मरकूज करने लगा जो मेरे लिए ज़्यादा अहम थे। माइंडफुलनेस यानी जहन को माजी या मुस्तकबिल से मुतालिक सोचों से पाक करके मौजूदा लम्हे पर तवज्जो देना और इसे भरपूर तरीके से महसूस करना। इसके लिए अमूमन मराकबा और सांस की मशकें की जाती हैं। Take a nice deep inhale and exhale. पैट्रिक ग्लोरी योगा के दीगर आसनों के साथ साथ माइंडफुलनेस की मश्क भी करते हैं। वो समझते हैं कि कोरोना की आलमी वबा के बायस मामूलाती जिंदगी मुतासिर होने से जिस तरह लोगों की जहनी सेहत पर बुरा असर पड़ा है, उससे निपटने के लिए माइंडफुलनेस बेहतरीन तरीका है। Much of the tension you hold in your mind actually shows up in your face. आपके जहनी तनाव का असर आपकी जिंदगी के साथ साथ आपके चेहरे पर भी पड़ता है। इसकी मिसाल यूं है कि जैसे आपका जिस्म आपकी खुराक का आईना होता है, वैसे ही आपके कान और आंखें जो खुराक आपके जहन तक पहुंचा रहे होते हैं वो वैसा ही महसूस करता है। माहिरीन के मुताबिक माइंडफुलनेस की सलाहियत हर इंसान में होती है और रहनुमाई के लिए वेबसाइट्स और ऐप्स की आज कोई कमी नहीं, और इसके लिए किसी खास जगह की भी ज़रूरत नहीं। आप खड़े होकर, बैठकर और हत्ता के चलकर भी माइंडफुलनेस पर अमल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस पर अमल करने वाले कहते हैं कि जिंदगी की मसरूफियात और परेशानियां तो कभी खत्म नहीं होंगी, मगर कुछ वक्त अपने लिए और सिर्फ अपने लिए निकालकर जिंदगी का लुत्फ उठाया जा सकता है। Depression is when we're too much in the past. Anxiety is when we're too much in the future. डिप्रेशन तब होता है जब हम माजी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और एंजाइटी का शिकार तब होते हैं जब हम मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा खदशात का शिकार रहते हैं, जबकि खुशियाँ लम्हे मौजूद में होती हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं। माइंडफुलनेस की मदद से नेट क्लैम्प आज नुमाया बेहतरी महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जहन को मुंतशिर करने वाली सोचों की धुन से निकालकर शफाफियत की जानिब लाने से उन्हें अंदाजा हुआ कि जिंदा रहने और जीने में क्या फ़र्क है। सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया। डिप्रेशन पर काबू पाने और एंग्जाइटी खत्म करने में माइंडफुलनेस किस तरह से मददगार साबित होता है, रिपोर्ट तो आपने देखी। सादिया ज़ेब रांझा इस वक्त बज़रिए स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। सादिया, ये बताइए कि ये तरीक़ेकार अब अमेरिका के कुछ स्कूलों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे अपनाया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या सोच है?
جی نیلوفر، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی ایک رپورٹ آئی تھی جس کے مطابق امریکہ میں ہر 5 میں سے ایک بچہ انگزائٹی کا شکار ہے. تو اس کے بعد بہت سے اسکول جو ہیں وہ اپنے ہاں مائنڈفلنس کو متعارف کروا رہے ہیں. انہوں نے بی ویل اور کامنگ کے نام سے رومز بنائے ہیں جہاں پر دن میں ایک بار ایسے بچوں کو ضرور لے جایا جاتا ہے جنہیں انگزائٹی ہوتی ہے یا جنہیں فوکس کا مسئلہ ہوتا ہے یا جن کا رویہ جارحانہ ہوتا ہے. تو اس روم میں ہر طرح کے لوازمات موجود ہوتے ہیں، یوگا کے ماہرین موجود ہوتے ہیں جو انہیں مائنڈ فلنس کی پریکٹس کرواتے ہیں، سانس کی مشقیں بھی کی جاتی ہیں. تو ان اسکولوں نے رپورٹس جاری کی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسے بچوں کے رویوں میں نمایاں بہتری دیکھی ہے اور وہ وہاں پر ماہرین نفسیات کو بھی مدعو کرتے ہیں. اور چونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ جب بچے اور نوجوان خاص طور پر ٹین ایجرز جو ہیں جب مائنڈ فلنس کی پریکٹس کرتے ہیں، لمحہ موجود پر غور کرتے ہیں، سب کچھ بھلا دیتے ہیں، تو ان کے رویے میں بھی بہتری آتی ہے اور ان کی لرننگ اور پرسنل گروتھ اور زندگی پر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو چونکہ یوگا کے ماہرین کی بات چیت تو سنی ہمارے ناظرین نے، تو ڈاکٹرز اس بارے میں کیا کہتے ہیں. میں نے بات کی ماہر نفسیات ڈاکٹر آدیتی ملک سے جو ایسے اسکولوں میں لیکچر دینے بھی جاتی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. کافی طرح سے بچوں کی مینٹل ہیلتھ میں امپروومنٹ ہوتی ہے مائنڈ فلنس کی پریکٹس کی وجہ سے. ایک تو ان کا کانسنٹریشن اچھا بنتا ہے، پڑھائی میں بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے. دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے اپنی ایموشنز ریگولیٹ کرنے میں، انگزائٹی اور ڈپریشن. امیونٹی بھی بیٹر ہوتی ہے بچوں کی جو لوگ مائنڈ فلنس پریکٹس کرتے ہیں، اور پڑھائی میں بھی ان کا دھیان بیٹر لگتا ہے. اینڈ اسکولز ہیو اسٹارٹیڈ ٹو انٹروڈیوس دس ایٹ اے بگ لیول. اور اسکولز نے الگ سے کمرے بھی بنائے ہیں جن کو کبھی کامنگ روم بولا جاتا ہے یا پھر مائنڈ فلنس رومز یا بی ویل رومز، جس میں انہوں نے ایسے سامان رکھے ہیں جیسے کلرنگ بکس جن کو کرتے ہوئے بچے کا دھیان اس میں لگا رہے ان دا پریزنٹ مومنٹ. تو ڈاکٹر آدیتی، آپ نے اپنے مریضوں پہ اس کے مثبت اثرات دیکھے ہیں، آپ پریکٹس کرتی ہیں؟ ہاں جی، میں بہت سالوں سے پریکٹس کرتی ہوں. میں یہ ہمیشہ انٹیگریٹ کرتی ہوں ٹریٹمنٹ میں اپنے پیشنٹس کے ساتھ، اور اس کا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. میجربل افیکٹس ان فیکٹ کہ ان کے جیسے کئی مریض ہوتے ہیں جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، اور اگر وہ روز پریکٹس کریں تو کافی مہینے بعد جب سیم چیز ان کے بلڈ پریشر بھی کافی کنٹرول میں رہتا ہے، اور جو فزیولوجیکل چینجز بھی اس سے ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر آدیتی ملک نے یہ بھی کہا کہ ہارورڈ اسکول آف ایجوکیشن نے 6ٹھی جماعت کے طالب علموں کے ایک گروپ پر مائنڈ فلنس کی پریکٹس کی، اور وہ گروپ جو مائنڈ فلنس کی پریکٹس کی بجائے کوڈنگ کر رہا تھا، جب کچھ ہفتوں بعد انہوں نے جائزہ لیا تو بچوں کا وہ گروپ جس نے یہ پریکٹس کی، ہارورڈ اسکول آف ایجوکیشن نے ان کے رویوں میں، لرننگ میں اور فوکس میں نمایاں بہتری دیکھی. ڈاکٹر آدیتی ملک کا یہ بھی کہنا تھا کہ مائنڈ فلنس کی پریکٹس یا تصور جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف اس کا نام جو ہے وہ اب حالیہ کچھ سالوں میں یہ دے دیا گیا ہے. ہم بھی بچپن میں یہ پریکٹس کیا کرتے تھے، اور وہ وقت ہوتا تھا جب ہماری نانی یا دادی رات کو سوتے ہوئے ہمیں کہانی سنایا کرتی تھی. بہت شکریہ سعدیہ. اور یقیناً ڈپریشن جو ہے وہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، اور خاص طور پر بچوں میں. اور بہت ہی انفارمیٹیو رپورٹ تھی مائنڈ فلنس کے حوالے سے، اور سب سے اہم اقدام جو دیکھنے میں آیا وہ یہاں اسکولوں کے حوالے سے ہے کہ یہاں اسکولوں میں بھی اسے اپنایا جا رہا ہے. اگرچہ اسے ابھی بہت ہی کم لیول پہ اپنایا جا رہا ہے، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ اسے مزید بھی اسکولوں میں اپنایا جائے گا. اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا یہ ویو 360 پروگرام. اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/urduvoa کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت